नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं राम रहीम की कॉमिक्स भारत के बेटे कॉमिक्स का भाग 2। दौड़ते दौड़ते अचानक राम ने रहीम को एक तरफ आड़ में खींचा। रुको रहीम। क्यों, क्या हुआ। वह देखो, बिजली का जनरेटर। शायद वही इनका पावर स्टेशन है और यहीं से पूरे अड्डे को बिजली सप्लाई की जाती है। समझ गया, तुम चाहते हो कि इसे नष्ट करके इसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फेल कर दिया जाए। बिल्कुल ठीक समझे। इससे जहां इनमें बौखलाहट फैलेगी वहीं हमें अंधकार और इनकी बौखलाहट से फ़ायदा पहुंचेगा। लेकिन वह पहरेदार। अरे गुलेल, उसकी तुम चिंता मत करो भैया, मेरे पास बेआवाज़ शस्त्र भी है। देखो मैं कितनी आसानी से इसे लंबा करता हूँ। गुलेल निकाल कर रहीम ने उसे एक कंचा फिट किया, फिर पहरेदार सैनिक पर निशाना साधने लगा। वाह गुलेल, साथ लाकर तुमने वास्तव में अक्लमंदी का काम किया है रहीम। अगले ही पर पहरेदार के धरती पर लुढ़कते ही राम रहीम दौड़कर वहां पहुंच गए और गनों के कुंदे से मशीनों और जनरेटर को तोड़ने फोड़ने लगे। अचानक ही बिजली गुल हुई। कहीं पावर स्टेशन में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। जाओ देखो, कोई खराबी आई है तो जल्दी मैकेनिक से ठीक कराओ। ओके कॉमरेड। उधर राम रहीम पावर स्टेशन को पूरी तरह नष्ट करने के पश्चात अंधकार का लाभ उठाते हुए तेजी से एक तरफ बढ़े जा रहे थे कि सहसा सावधान रहीम, कुछ लोग इसी ओर आ रहे हैं। हाँ चलो उस कोठरी में दुबके। और दोनों लपक कर उस कोठरी के भीतर पहुंच गए। शीघ्र ही कुछ सैनिकों के साय उनके सामने से होकर आगे निकलते चले गए। मेरे विचार से वह पावर स्टेशन को ही चेक करने गए हैं। मेरा भी यही विचार है, लेकिन हमें समय नष्ट कर डैडी को ढूंढना चाहिए। ठीक है चलो। इधर जब वे सैनिक अपने पावर स्टेशन के निकट पहुंचे तब अरे, जनरेटर आदि तो सब टूटे पड़े हैं। यह देखो, पहरेदार भी बेहोश पड़ा है। जिंदा है, लेकिन कौन कर सकता है यह सब। कहीं यह काम उन दोनों कैदी छोकरा का नहीं। परंतु वे दोनों तो कोठरी नंबर 5 में बंद है और उन पर 2 व्यक्ति निगरानी भी रखे हुए। फिर भी पहले उन्हें चेक कर लेना चाहिए, बाकी फिर सोचेंगे। ठीक है चलो। शीघ्र ही। गजब, पहरेदार नहीं है और कोठरी का द्वार खुला है। भीतर देखो। वह देखो। ओह, वे सोए हुए मालूम पड़ते हैं। चादर हटाकर देखो। और जैसे ही एक ने आगे बढ़कर दोनों के ऊपर से चादर हटाई। अरे, ये दोनों तो वही दोनों पहरेदार हैं जिन्हें उन हिंदुस्तानी छोकरों की पहरेदारी पर नियुक्त किया गया था। अब साफ हो गया कि यह सब की आदर है उन्हीं शैतान छोकरों का है। वे किसी प्रकार इन्हें अपना शिकार बनाकर यहाँ से आगे निकल भागे हैं। सुनो, तुम तुरंत जाकर कॉमरेड को सारी स्थिति से अवगत कराओ और तुम खतरे का सायरन बजा दो। ओके। कहने के साथ ही दोनों पलट कर तेजी के साथ बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद भी बाकी भी कोठरी से निकलकर एक तरफ दौड़ पड़े। ध्यान रहे उन छोकरों को जिंदा ही पकड़ने की कोशिश करनी है, वरना कॉमरेड की सारी योजना गड़बड़ हो जाएगी। समझ गए साहब। शीघ्र ही खतरे का सायरन बज उठा। ओह, लगता है हमारे भागने की खबर उन्हें लग चुकी है। उधर खतरे का सायरन बजते ही पूरे अड्डे में खलबली मच गई। कोई खतरा मालूम पड़ता है। अपने हथियार संभाल लो जल्दी। इधर। अब क्या करें भैया, पता नहीं अंकल कहाँ होंगे। कहीं हिम्मत खोने से काम नहीं चलेगा रहीम। डैडी का पता लगाने के लिए हमें यहाँ के किसी आदमी को काबू में करना चाहिए। लेकिन अभी रहीम के कुछ कहने से मुंह खोला ही था कि एक तरफ से दौड़ते कदमों की आहट सुनकर खामोश हो गए। वे इधर ही आ रहे हैं। किसी एक को जिंदा पकड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन स्थिति के अनुसार आओ। आओ आड़ में चलते हैं। उधर खतरे के सायरन बजने के साथ जब कॉमरेड तुमको राम रहीम के कोठरी से बाहर निकलने की खबर लगी। राम जादो, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो। जाओ और उन्हें हर कीमत पर जिंदा पकड़ने की कोशिश करो, वरना एक एक को जल्दी भट्टी में बुनवा दूंगा। जब सभी सैनिक कमरे से बाहर निकल गए। कमबख्त यहाँ भी अपनी शैतानी हरकतों से बाज नहीं है। खैर कोई बात नहीं, वे अपने बाप तक अवश्य पहुँचने की चेष्टा करेंगे। अब वहीं पहुँचकर मुझे उनकी स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। इधर राम रहीम के इधर राम रहीम के उस आड़ तक पहुंचने से पूर्व ही उस तरफ आधे सैनिकों की दृष्टि उन पर पड़ गई। वे रहे। रुक जाओ वरना गोली मार देंगे। अब सोचने समझने का कोई मौका न था। दोनों बिजली की स्फूर्ति के साथ पलटे और एक भी जिंदा न बचे रहीम। और जब दोनों ने फायरिंग बंद की, ये सब तो निपट गए, लेकिन फायरिंग की आवाज़ सुनकर अन्य सैनिक भी यहाँ पहुँचते होंगे। उस तरफ चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। राम रहीम का विचार ठीक था। फायरिंग की आवाज़ ने उन्हें तलाश करते हुए सैनिकों को भी चौंका दिया था। ओह, फायरिंग की आवाज़ बारूद खाने की ओर से आई है। शायद वे छोकरे उसी तरफ गए हैं। चलो।
इधर राम रहीम तेजी के साथ एक दूसरे से गलियारे में बढ़ते चले जा रहे थे कि तभी फिर से एक तरफ से आते भारी कदमों की आवाज़ सुनकर वे चौंक पड़े। ओह, फिर कुछ सैनिक किसी ओर से आ रहे मालूम पड़ते हैं। राम भैया, वह देखो, शायद कोई बड़ी कोठरी है, क्यों न वहीं से इन्हें मोर्चा लिया जाए। हाँ, इसके सिवाय फिलहाल कोई चारा नहीं है। और दोनों शीघ्रता से उस कोठरी के भीतर प्रविष्ट हो गए। शुक्र है यहाँ कोई नहीं। शायद यहाँ के पहरेदार भी हमें ढूंढने के लिए कहीं जुटे होंगे, लेकिन अब खामोश रहो, वे निकट आ पहुँचे हैं। जूतों की आवाज़ें ठीक उस कोठरी के सामने आकर रुक गई। राम और रहीम ने अपनी सांसें रोक तो ली, तभी एक भारी आवाज़ ने उनके कानों में पड़ी। तुम लोग उस तरफ देखो और तुम उस तरफ, मैं इधर देखता हूँ। तुरंत ही कुछ कदमों की आहट दूर होती चली गई। लगता है सभी यहाँ से हट गए। आओ बाहर निकले। ठहरो, मेरे विचार से अभी बाहर है, थोड़ा इंतजार करो। राम ने तुरंत रहीम को पीछे की ओर खींचते हुए कहा। परंतु यही गड़बड़ हुई। राम ने रहीम को जैसे ही पीछे की ओर खींचा, रहीम किसी वस्तु से टकराकर फर्श पर गिर पड़ा। तुरंत बाहर से आवाज़ आई, कौन कौन है भीतर। हो गई गड़बड़, जल्दी उठो रहीम। लेकिन इससे पहले कि रहीम उठकर खड़ा हो पाता, बाहर खड़े सैनिक ने भीतर प्रवेश किया। ओह, तो तुम यहाँ छिपे हो। परंतु इससे पहले कि वह सैनिक अपनी गन का इस्तेमाल कर पाता, राम ने बिजली की सी तेजी के साथ उसके ऊपर छलांग लगा दी। वो मारा, शाबाश। सैनिक उछलकर वहां रखी लकड़ियों की पेटियों पर जा गिरा और फिर इससे पहले कि वह संभल पाता, खबरदार, अब हिलने की भी कोशिश मत करना, वरना वरना भारत के बेटे दुश्मनों पर जरा भी रहम नहीं खाएंगे। बेचारे सैनिक भय से थूक चढ़ सटकने लगा। घबराओ नहीं, अगर तुम हमारे 2 प्रश्नों का उत्तर दो तो तुम्हारी जान बच सकती है। मैं तैयार हूँ, पूछो क्या पूछना चाहते हो। कर्नल राघव को कहाँ रखा और यहाँ का बारूद खाना कहाँ पर है बनाया गया है। बारूद खाना यही है और कर्नल को यहाँ से 2 गलियारे छोड़कर 13 नंबर टॉर्चर वाली कोठरी में रखा गया है। गुड। रहीम, जरा इन पेटियों को खोलो, शायद अपने मतलब का बारूद मिल जाए। अभी लो भैया। आनंद फानन ने रहीम ने कई पेटियां खोल डाली। अंतिम 2 पेटियां खोलते ही वह प्रसन्नता से उछल पड़ा। वो मारा, हैंड ग्रेनेड और टाइम बम। तब तो बन गया काम। 10-12 टाइम बम पर कुछ हैंड ग्रेनेड निकाल लो। टाइम बमों में आधे घंटे का समय सेट कर दो, ताकि बस बस तुम्हारी योजना में समझ गया भैया। गुड, तो शुरू हो जाओ। उधर कॉमरेड, तुम कर्नल राघव के सामने खड़ा कुटरा रहा था। वे दोनों छोकरे कोठरी से निकल भागे हैं कर्नल, परंतु मुझे विश्वास है कुछ देर बाद ही वे यहाँ होंगे, लेकिन सीधे नहीं, बल्कि इस पट्टी के ऊपर छत से उल्टे लटके हुए। परंतु मुझे विश्वास है तुम उस समय तक दम तोड़ चुके होंगे कमीने। खामोश बेवकूफ़ इंसान। परंतु इससे पहले कि तुम अपना वाक्य पूरा कर पाता, बाहर एक भयानक विस्फोट हुआ। ओह, यह धमाका कैसा। खड़े क्या हो सूरज, जाकर देखो। हड़बड़ाते सैनिक बाहर निकले, परंतु इससे पहले कि वे धमाके का कारण जान पाते, एक तरफ से गोलियों की बौछार हो गई। गोलियों की बौछार करने वाले राम रहीम थे। नहीं, मुझे मत मारो। सब खत्म हो गए, केवल यही हमारा कैदी बचा है। मेरे विचार से हमें इसे भी तुरंत खत्म कर देना चाहिए। वैसे भी ये अपना काम पूरा कर चुका है। परंतु तब तक राम के हाथ हरकत में आ गए थे। उसके वार से सैनिक बेहोश होकर फर्श पर लुढ़क गया। रहीम, मैं पहले भीतर घुसता हूँ, तुम मेरे पीछे आना। ठीक है, लेकिन सावधान रहिए रहना भैया। राम भीतर प्रविष्ट हुआ, लेकिन भीतर का दृश्य देखकर वह कांप गया। आओ आओ बच्चे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हा हा हा। डैडी। अगले ही पल राम किसी घायल सिंह के समान दहाड़ उठा। कामिनी शैतान, तुरंत मेरी डैडी को खोल दे, वरना मैं तेरा जिस्म छलनी छलनी कर दूंगा। जरूर। बांगली, कर दो आज़ाद इसके बाप को। हम किसी और से उन गुप्त फौजी अड्डों का राज मालूम कर लेंगे। ओके कॉमरेड। कहने के साथ ही बांगली ने उस रस्सी का निशाना लिया जिससे कर्नल राघव लटके थे, और नहीं, गोलियां रस्सी से टकराई और रस्सी कट गई। कर्नल राघव जल्दी भट्टी में गिरने लगे, परंतु उससे पूर्व कि कर्नल राघव धधकती भट्टी में गिरकर राख हो पाता, राम ने अपने स्थान में एक लंबी उछाल भरी और अपने डेडे के लिए भट्टी की दूसरी ओर फर्श पर जा गिरा। फायर, भून डालो दोनों को। परंतु इससे पहले कि बांगली कर्नल राघव और राम पर फायर कर पाता, वहीं रहीम साक्षात यमदूत के समान भीतर दाखिल हुआ। पलक झपकने के साथ ही तुम और बांगली के जीवन की लीला समाप्त हो गई। भैया, अब देर न करो, अंकल के हाथ पैर खोलो और निकलो, चलो यहाँ से। यदि और सैनिक यहाँ आ गए तो मुश्किल हो जाएगी। वहाँ मेरे बहादुर बच्चों। शाबाश रहीम, बिल्कुल ठीक और मौके पर आए। राम ने झटपट कर्नल राघव के बंधन खोले। चलिए डैडी, अब यहाँ से निकल चले, हमें जल्द से जल्द इस अड्डे से बाहर पहुँचना है। नहीं बेटे, तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। मैं एक फौजी हूँ, दुश्मनों को समाप्त किए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा।
दुश्मन और इस अड्डे की चिंता आप छोड़ दे डैडी, इन सब का प्रबंध हम पहले कर चुके हैं। हाँ अंकल, हमने इनके पूरे अड्डे में शक्तिशाली टाइम बम फिट कर दिए हैं जो अब से ठीक 20 मिनट बाद फटेंगे। ओह, तो ये बात है। फिर तीनों उस कमरे से निकलकर उस तरफ दौड़ पड़े जहाँ ऊपर जाने और नीचे आने का सीढ़ियाँ वाला गुप्त मार्ग था। मार्ग में उन्हें दुश्मनों ने रोकने की भरसक कोशिश की। वे रहे, मार डालो इन्हें, लेकिन उनकी गनों से निकली गोलियों ने और हाथों से छूटे दस्ती बमों ने उन्हें लाशों के ढेर में बदल दिया, इनका मार्ग साफ कर दिया। कुछ ही देर बाद वे गुप्त सीढ़ियाँ पहुँचने में सफल हो गए। जल्दी करो, बम फटने में सिर्फ 10 मिनट शेष है। सीख रही, वैसे उतरने का समय नहीं, मेरे विचार से हमें पानी में कूद जाना चाहिए। ठीक कहते हो बेटे, चलो कूद जाओ। और अगले ही पल पानी की सतह पर पहुंचने के साथ, डैडी आप और रहीम स्टीमर पर पहुंचिए, मैं चट्टान से जंजीर हटा रहा हूँ। जल्दी, केवल 3 मिनट शेष रह गए, इसके बाद यह ज्वालामुखी पर्वत के समान फट पड़ेगा। कर्नल राघव और रहीम स्टीमर पर पहुंच गए और राम जल्दी से स्टीमर से बंधी जंजीर को चट्टान से अलग करने लगा। फिर जैसे ही राम चट्टान से जंजीर खोलकर स्टीमर में पहुंचा, रहीम ने इंजन स्टार्ट कर दिया, उसे तीव्र गति से पहाड़ की विपरीत दिशा में दौड़ा दिया। लेकिन अभी स्टीमर उस पहाड़ से कुछ ही दूर पे था कि तभी आखिर हमारे तिरंगे के दुश्मनों की कब्र उन्हीं की खूनी स्टेशन में बन गई। मुझे गर्व है बच्चों तुम पर। तभी उन्हें चारों तरफ से नेवी ने बड़े बड़े जहाज आते दिखाई दिए। ओह, ये तो हमारे देश के लड़ाकू जहाज है और शायद पहाड़ की ओर जा रहे हैं। कहीं इन्हें भी चीनी अड्डे के बारे में पता तो नहीं चल गया? हो सकता है, लेकिन उन्होंने उन जहाज़ों से संपर्क करने की कोई चेष्टा नहीं की और निरंतर तट की ओर बढ़ते चले गए। परंतु तट पर पहुंचते ही चीफ मुखर्जी अन्य उच्चाधिकारियों को अपने स्वागत में खड़े देख उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। अरे अंकल! आओ मेरे बहादुर बच्चों, मेरे देश की ओर से हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। और चीफ मुखर्जी ने आगे बढ़कर राम रहीम को गले से लगा लिया। मुझे तुम दोनों पर गर्व है बच्चों। सच, तुम जैसे भारत के बेटों के रहते हमारे पवित्र तिरंगे पर कभी आँच नहीं आ सकती। सारी आप विधि सुनाने के बाद राम बोला, परंतु अंकल आप यहाँ कैसे पहुँचे? हाँ अंकल, मुझे भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है। जरूर चीफ मुखर्जी के डिपार्टमेंट में इनका कोई गहरा संबंध है जिसे ये शैतान लड़के मुझसे भी छुपाए हुए हैं। परंतु मुझे भीमा से ही दुश्मनों के इस अड्डे के बारे में मालूम हुआ। परंतु हमने तो दुश्मनों के मुख से सुना था कि उससे कुछ उगलने से पूर्व ही आत्महत्या कर ली थी। यह खबर हमने ही दुश्मनों के धोखे में डालने के लिए उड़ाई ताकि वह निश्चित हो जाए और हम उन्हें उनके अड्डे पर धर दबाएं, लेकिन तुम दोनों के कारण ऐसी नौबत ही नहीं आई। वाह अंकल, आप तो वास्तव में हमसे भी ज़्यादा चालाक निकले, रहीम ने कहा और सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। और एक बार फिर अगले दिन के समाचार पत्र में राम रहीम की प्रशंसा से भरे पड़े थे। आज की ताज़ा खबर, भारत के बेटों ने तिरंगे की लाज रख ली। भारत के बेटों ने दुश्मन के एक भयानक अड्डे को नेस्तनाबूद कर दिया। पढ़िए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।